last class we have studied about preparation of alkanes. आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के बारे में बताया जाएगा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन. हम लोग अल्केन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेट ऑफ अल्केन. फेज क्या होगा, अल्केन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस. अल्केन जो है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस सब्सटेंस होता है. At normal condition of temperature and pressure, normal condition of temperature और pressure पर first four alkene मतलब up to butane, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 are gases. ठीक है. फर्स्ट फोर जो होगा आपका गैस होगा. ठीक है. C5H12 to C17H36 are liquid and higher alkanes are solid. ठीक है. This is the state of alkanes about which we have to know. Second point जो हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे solubility. ठीक है. हम लोग solubility पढ़ेंगे. अल्केन नॉन पोलर नेचर का होता है और इसीलिए अल्केन्स जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा एंड पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा. जैसा कि आप जानते होंगे, लाइट डिसॉल्व लाइट, पोलर स्पेसिस पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर स्पेसिस नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होता है. तो अल्केन्स आर नॉन पोलर and hence they are insoluble in polar solvent. polar solvent में insoluble होता है polar solvent and soluble in non-polar solvent. non-polar solvent में सॉल्युबल होगा. तो अल्केन्स जो है वो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा. थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर. अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. तो सिंपल सी बात यह है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन intermolecular force of attraction.
intermolecular force of attraction. In alkanes, weak van der Waals bonding is present, and hence they have lower melting point and boiling point. लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ओनली डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स. और इसलिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals बॉन्डिंग. और स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals बॉन्डिंग जैसा आप जानते होंगे, van der Waals बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ वॉल्यूम ऑफ स्पेसिस पे डिपेंड करता है. नॉन पोलर स्पेसिस में इलेक्ट्रॉन का संख्या और उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है. और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा. मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा. ये नॉर्मल सी बात है. इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, अगर एटॉमिक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का संख्या ज्यादा होगा हाइड्रोकार्बन में, तब इलेक्ट्रॉन्स का संख्या भी ज्यादा होगा. तो इन जनरल हम लोग यहां पर लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल van der Waals बॉन्डिंग. इस बात को गौर कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि van der Waals बॉन्डिंग हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होगा. van der Waals बॉन्डिंग अगर आपको स्ट्रेंथ देखना है तो आपको पोलराइजेबिलिटी देखना होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिस पे डिपेंड करता है. जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट के साथ इंक्रीज करता है, और इसलिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं. हालांकि अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो 1 बाई ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल होगा. मतलब ब्रांचिंग ऑफ जो अल्केन्स है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस molecules have a spherical nature. As branching increases, molecules have a spherical nature. Hence its volume decreases. आप ये जानते होंगे कि स्फेरिकल डायमेंशन का जो वॉल्यूम होता है, सारा वॉल्यूम, जो सारा तरह का डायमेंशन, उसमें सबसे 3 डायमेंशन सबसे कम होता है. तो जो वॉल्यूम कम होगा, एंड हेंस इट डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals बॉन्डिंग. और ये क्या करेगा, van der Waals बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा. डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ van der Waals बॉन्डिंग. जस्ट फॉर एग्जांपल, ये तभी लगाना है जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए. मान लिया आपको ये कहा जाए नॉर्मल पेंटेन है, इसमें हमने आइसो पेंटेन कर दिया, और फिर इसमें हमने CH3 और CH3 ये कर दिया. अब अगर हम देखिए, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इसका तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है. अगर हम आपसे पूछे इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो स्फेरिकल नेचर का ये है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. तो बॉइलिंग पॉइंट सिंपली डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स का स्ट्रेंथ पर. हालांकि मेल्टिंग पॉइंट के साथ एक अलग फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है जिसपे कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है. मेल्टिंग पॉइंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ पे तो डिपेंड करता ही है,
एज वेल एज ये ईज ऑफ पैकिंग पे डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो कितना ज्यादा पैक्ड है। अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पैक्ड होगा आपस में तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, तो यहां पे थोड़ा सा एबनॉर्मलिटीज आता है कंपेयर टू दैट इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है सॉलिड से लिक्विड बनना, और सॉलिड में पैकिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स as well as melting point depends on strength of intermolecular force as well as ease of packing. Ease of packing. ठीक है, ease of packing पे भी डिपेंड करता है. Hence, it is observed that alkanes, linear alkane की बात करें, alkanes, linear alkanes with even number of carbon atom, has higher melting point than its adjacent hydrocarbon with odd number of carbon. Hydrocarbon with odd number of carbon atom. With odd number of carbon atom. पॉइंट ये है, अगर हम प्रोपेन को लें 1 2 3 कार्बन है, अगर हम ब्यूटेन को लें और अगर हम दिस वन पेंटेन को लें, तो देखा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है अपने अगल बगल वाले से इसी का ज्यादा होता है, बिकॉज ये मोर पैक्ड स्ट्रक्चर बना पाता है. इवन वाला मोर पैक्ड स्ट्रक्चर बना पाता है, और मोर पैक्ड स्ट्रक्चर बनाने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने एडजेसेंट वाले मॉलिक्यूल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप समझ सकते हो. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको स्टेट ऑफ अल्केन्स के बारे में बताया, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन्स के बारे में बताया, और एज वेल एज हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया. अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. अगर आप कोई अल्केन को ऑब्जर्व करोगे, कोई भी अल्केन को आप ऑब्जर्व करोगे, तो आप ये पाओगे कि अल्केन में कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं है, एज वेल एज ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, और जो भी सिग्मा बॉन्ड है वो मजबूत सिग्मा बॉन्ड है. और इसीलिए इस पे केमिकल रिएक्शन करवाना अल्केन्स पे बहुत मुश्किल होता है. ना ही ये इस पे एसिड अटैक कर पाएगा, ना ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा, ना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, ना ही बेस अटैक कर पाएगा, बिकॉज ये नॉन पोलर है. जो भी बॉन्ड्स है वो सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड है और मजबूत सिग्मा बॉन्ड है. इसलिए नॉर्मल कंडीशन में इस पे एसिड, बेस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो पाए ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. इन अल्केन्स strong CH sigma bond, CH and CC sigma bonds are present, which are non-polar bond. Strong के साथ साथ non-polar भी. Hence, on alkane,
एसिड, बेस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हेंस ऑफ अल्केन, एसिड, बेस, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल can't attack. It makes alkanes chemically inert. आप अगर कोई अल्केन की बात करो, मान लो मैंने एक नॉर्मल प्रोपेन लिया, इसमें सारा बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, सीसी बॉन्ड और सीएच बॉन्ड, ये सब नॉन पोलर है। सभी का सभी बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और इसलिए इस पे ना ही एसिड, ना ही बेस, ना ही इलेक्ट्रोफाइल, ना ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। और इसके कारण से जो ये अल्केन होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, लगभग केमिकली इनर्ट होता है। हाउएवर अल्केन्स अंडरगो, कुछ तरह का रिएक्शन अल्केन करता है। अल्केन्स अंडरगो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, combustion reaction, combustion in air, combustion in presence of oxygen, as well as pyrolysis and hydroforming reactions under high temperature and pressure, under high temperature condition। हाई टेम्परेचर कंडीशन पर खासकर जो है आपका पायरोलिसिस और हाइड्रोफॉर्मिंग के लिए, ये जो हाई टेम्परेचर कंडीशन लिखा है ये चीज जो है पायरोलिसिस और हाइड्रोफॉर्मिंग के लिए जरूरी है, सबके लिए नहीं, पायरोलिसिस एंड हाइड्रोफॉर्मिंग के लिए जरूरत है। ठीक है, बारी बारी से हम सभी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है, एंड देन आफ्टर कंबशन इन एयर किस तरह से करेंगे, पायरोलिसिस का क्या मतलब है, हाइड्रोफॉर्मिंग रिएक्शन का क्या मतलब है, ये सब हम लोग बारी बारी से स्टडी करना शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। अल्केन्स पे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन किस तरह से होगा, हम लोग आज ये पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप क्या करते हो, RH एक अल्केन लेते हैं, इस पे X2 अगर हम ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो आपको RX प्लस HX बनता है। ठीक है, मैकेनिज्म की बात अगर हम जहां तक करें तो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जिसमें कि X2 सबसे पहले यूवी लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, 2x डॉट में टूटेगा। ठीक है, ये x डॉट क्या करेगा, आपको HR अल्केन पे अटैक करेगा और अल्केन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको ट्रैप कर लेगा और ये बॉन्ड इधर ओपन होगा। जब ये सिचुएशन ऐसा होगा, इसका मतलब बनेगा HX और प्लस R डॉट, एंड देन R डॉट क्या करेगा, जो आपके पास एक X डॉट बचा हुआ है वो आपस में जुड़ करके आपको बन जाएगा RX। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। देखा यह जाता है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन जो है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन
सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी देखा जाता है F2 का, एंड देन देखा जाता है Cl2 का, उसके बाद देखा जाता है Br2 का, उसके बाद देखा जाता है I2 का। और ये होने का कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेडिकल एज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेडिकल एज F डॉट से ज्यादा होगा Cl डॉट, Cl डॉट से ज्यादा होगा Br डॉट, और Br डॉट से ज्यादा होगा I डॉट। और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ये कंफर्म भी करता है कि आपका जो मैकेनिज्म है उसमें स्टेप 2 जो है वो RDS होगा, क्योंकि गौर कीजिएगा स्टेप 2 में H डॉट अटैक कर रहा है अल्केन पर और H से कंबाइन कर रहा है। जब H से कंबाइन कर रहा है इसका मतलब X डॉट जितना कम स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये जो हम लिख देते हैं यहां पर एक पॉइंट ये कि दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन, दिस रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, प्रोटीन के बाद में लिखेंगे हम लोग हैलोजन, कंफर्म दैट स्टेप 2 is the RDS of reaction। स्टेप 2 जो होगा वो RDS होगा रिएक्शन का RDS होगा स्टेप 2 होगा। अब अगर हम बात करें आगे, तो क्या होगा? चूंकि सिंस स्टेप 2 इज RDS, Step 2 is RDS, so reactivity of alkane जो होगा, वो 3 डिग्री RH का सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री RH का, उसके बाद 1 डिग्री RH का, और सबसे कम CH3H का, due to stability order of free radical as 3 डिग्री R डॉट सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री R डॉट, उसके बाद 1 डिग्री R डॉट, और सबसे कम CH3 डॉट। तो आप देख सकते हो इसमें R डॉट बन रहा है, तो R डॉट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये आप आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको एग्जांपल के लिए कोई बोले CH3 CH CH3 है और CH2 CH3 है, जस्ट एग्जांपल दिस वन, और रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 1 2 3 4 का आ जाए, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा होगा किसका? C2H का, उसके बाद C3H का, उसके बाद C1H और C4H का। क्योंकि आप देख सकते हो C2H जो है वो 3 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग है, C3H जो है 2 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग है, और C1H और C4H जो है वो 1 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगा इन केस ऑफ हैलोजिनेशन। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग अब इंडिविजुअल जो हैलोजिनेशन होता है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे। जो इंडिविजुअल क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, इन सब का रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है फ्लोरिनेशन। सबसे पहले हम लोग फ्लोरिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट होता है, बहुत विगरस होता है, एक्सप्लोजन के साथ हो सकता है ये, और इसीलिए फ्लोरिनेशन डायरेक्टली ना करवा करके हम लोग मतलब अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड का इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करके करवाते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करवाना है तो फ्लोरीन को आप इनर्ट गैस के साथ डाइल्यूट कर दोगे। ठीक है, अमॉन्ग हैलोजिनेशन, जो भी हैलोजिनेशन है
Fluorination is very fast and it can cause explosion. It can cause explosion during the reaction. It can cause explosion during the reaction. तो फ्लोरिनेशन जो होगा सबसे फास्ट होगा, hence fluorination is done by पहला diluting the fluorine gas with inert gas. इनर्ट गैस के साथ क्या किया जाता है, फ्लोरीन को डाइल्यूट कर लिया जाता है और तब रिएक्शन करा जाता है। और उससे बेहतर मेथड है एक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ऑन RCl और RBr। लाइक अगर आप RCl पे क्या करते हो, HgF2 का अटैक कराते हो तो आपको बन जाएगा RF प्लस HgCl2। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने अल्काइल क्लोराइड पे HgF2 का अटैक करा करके RF बना लिया। दूसरा जो है वो है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन फास्ट होता है लेकिन इतना फास्ट नहीं कि ये एक्सप्लोजन कर जाए, विग्रस रिएक्शन हो, बल्कि नॉर्मल फास्ट होता है। इसको आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं और इसमें डायरेक्ट क्लोरीनेशन कराया जाता है। क्लोरीनेशन इज फास्ट एंड is easily done with alkane. However, monochlorinated product is very difficult to obtain. Because di-trichlorination occur। आगे भी डाइट्राइक्लोरिनेशन के बाद आगे डाइट्राइटेट्रा, ये सब क्या होगा, क्लोरिनेशन अकर। जैसे कि अगर आप CH4 पे Cl2 को H के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हो तो CH3Cl बनेगा, तुरंत ये रिएक्शन कर लेगा Cl2 H के साथ, फिर CH2Cl2 बनेगा, फिर Cl2 के साथ H के प्रेजेंस में कर लेगा रिएक्शन, CaCl3 बनेगा एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर CCl4 बन जाएगा। ठीक है, Cl2 और H के प्रेजेंस में ये CCl4 बन जाएगा। गौर करने वाला पॉइंट यही है आपको यहाँ पे कि आपने जो क्लोरीनेशन कराया है उसमें आपको मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है बल्कि वो टेट्राक्लोरेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए आपको अल्केन को बहुत एक्सेस में लेना होगा। अगर आप अल्केन को बहुत एक्सेस में लोगे तो जो क्लोरीनेशन होगा वो इसके साथ ना होकर के इसी के साथ होगा और इसमें मेजर प्रोडक्ट यही बन जाएगा। ठीक है, टू ऑब्टेन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट in excess amount, in large amount, this one, large amount, alkanes should be taken. Alkanes should be taken in excess amount. अल्केन को आपको एक्सेस अमाउंट में लेना होगा। थर्ड वन है ब्रोमिनेशन।
ब्रोमिनेशन में क्या होगा, आपको क्लोरीनेशन से कम फास्ट होगा, लेकिन इसका भी डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाया जाता है। ठीक है, ब्रोमिनेशन इज स्लोअर देन क्लोरीनेशन, chlorination and is possible with alkane directly. However, high temperature is required. हालांकि आपको हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन। चौथा केस है आपको आयोडोनेशन। देखिए, आयोडोनेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन आयोडोनेशन इज ए स्लो प्रोसेस, फर्दर जो आपको HI बनेगा था, फर्दर द HI फॉर्म इन आयोडोनेशन हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। And hence it converts Ri to RH। होगा क्या कि आप RH को I2 के साथ रिएक्शन कराओगे, यूवी लाइट लिया और आपने रिएक्शन करा दिया, Ri प्लस HI। HI को बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है और इसलिए क्या होगा, रिएक्शन को वो रिवर्सिबल बना देगा। वापस से क्या होगा, Ri को क्या कर देगा, वो RH में कन्वर्ट कर देगा। और इसीलिए हम लोग को क्या करना होगा, HI को रिमूव करना होगा। और HI को रिमूव करने के लिए हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 वगैरह ऐड कर देते हैं, जो इसको क्या करता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो टू अवॉइड रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल नेचर of the reaction, an oxidizing agent like HiO3 is added which converts HI into I2 जो HI को क्या करेगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, और जिसके कारण से बैकवर्ड रिएक्शन होना मुश्किल होगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो दिस इज द इंडिविजुअल डिटेल ऑफ क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन। तो आप देख सकते हो कि जो भी हम कर रहे हैं हैलोजिनेशन, उसमें क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन डायरेक्टली किया जा सकता है और डायरेक्टली किया जाता है अल्केन के साथ। हालांकि आप ये समझ सकते हो कि जो प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा अल्केन के साथ, जो मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट जिसको कहेंगे, वो एक से ज्यादा बनेगा। अगर आपके पास जो अल्केन है उसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन एक से ज्यादा है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किया था, जिससे कि हम लोग आपको किसी भी कंपाउंड से कितना ग्रुप बनेगा इसके बारे में समझा रहे थे। अल्केन से कितना अल्काइल बनेगा, अल्कीन से कितना अल्किनाइल बनेगा, अल्काइन से कितना अल्काइनाइल बनेगा, इसके बारे में बताया गया था। टाइप ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग चीजें हैं। टाइप ऑफ हाइड्रोजन जहां पे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे डिपेंड करता है। अगर आप टाइप ऑफ हाइड्रोजन नहीं जान दो या भूल रहे हो,
तो आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। और नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने आपको अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करवाया है, जिसमें हमने आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया है। ठीक है, तो हम लोग यही कर रहे हैं कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन are done directly. क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन को डायरेक्टली किया जाता है, इन विच नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट depends on type of hydrogen present in the alkane. Just for example, अगर आपसे बोला जाए इसमें अगर हम मोनोक्लोरिनेशन कराएं और बोले कितना आपको बनेगा, मोनोक्लोरिनेशन करवा रहे हैं, कितना क्लोरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन ढूंढना चाहिए। और जैसा हमने बताया था, सिमेट्रिसिटी देख करके आप एक ही तरफ डिसाइड कर सकते हो, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंड टाइप है। जो इसका टाइप होगा वो इसका टाइप होगा, जो इसका टाइप होगा वो इसका टाइप होगा, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, दो मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। और जो कि आप आसानी से लिख भी सकते हो, एक बनेगा CH2Cl, CH2CH2CH3, और दूसरा बनेगा CH3CHCl, CH2 और CH3। तो ये दो प्रोडक्ट जो है आपका मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट बनेगा थ्रू हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, दिस अल्केन। अगर आपके पास कोई दूसरा, मान लिया आपके पास दिया हुआ दिस वन CH3CH, CH2CH3, और इसमें हमने फिर मोनोक्लोरिनेशन कराया और बोला कि कितना आपको बन रहा है प्रोडक्ट, ये आप पता कीजिए। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे टाइप ऑफ हाइड्रोजन ढूंढेंगे तो ये 1 डिग्री है, इसको 1 कहेंगे, इसको भी 1 कहेंगे, बिकॉज इसके और इसके रिस्पेक्ट में पूरा मॉलिक्यूल एक ही है। अब इसके बाद हम इसको 2 कहेंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूल है वो इसके रिस्पेक्ट में नहीं है। कैसे? इस CH3 के बगल में CH है, इस CH3 के बगल में CH2 है, तुरंत अंतर आ गया है। आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखने के लिए पूरा का पूरा मॉलिक्यूल देखना होता है। कहीं भी अगर एक अंतर आ रहा है, कहीं भी अगर एक डिफरेंस आ रहा है, तो टाइप अलग हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस तरह से आपको टाइप डिसाइड करना होगा, और टाइप ऑफ जो हाइड्रोजन होगा उससे आपको कितना प्रोडक्ट बनेगा वो आपको पता चलेगा। याद रखिएगा, टाइप, किसी भी हाइड्रोजन का टाइप डिसाइड करने के लिए आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर देखना होता है। आप सिंपली जैसे CH3 है, ये CH3 है, दोनों एक एक लिखा, फर्स्ट टाइप का है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूल है वही इसके रिस्पेक्ट में पूरा का पूरा मॉलिक्यूल। लेकिन इसको हमने 2 लिखा बिकॉज इसके इस CH3 के रिस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूल है वो अलग है कंपेयर टू इस CH3 और इस CH3 के रिस्पेक्ट में जो मॉलिक्यूल है। तो आपको यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स बन रहा है। अब फर्दर एक बात और गौर करना है आपको कि जो प्रोडक्ट्स बनेगा, जो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, उसका जो कंपोजिशन होगा, परसेंटेज होगा, वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, द percentage of different products form are different, which depends on reactivity ratio of halogenation toward 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen, ठीक है, as well as
प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी रेशियो एज वेल एज प्रोबेबिलिटी रेशियो, इन दोनों पर डिपेंड करेगा। पॉइंट ये है कि कोई भी हैलोजिनेशन अगर आप कंसीडर करो, मोनोक्लोरिनेशन की बात करो, मोनोब्रोमिनेशन की बात करो, तो इन दोनों में ब्रोमिनेशन हो या क्लोरिनेशन हो, इन दोनों का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मतलब है CH3 वाला जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं 1 डिग्री, CH2 वाला जो हाइड्रोजन होता है उसको कहते हैं 2 डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये सब 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। हमने डिग्री और टाइप आपको नोमेनक्लेचर में कराया हुआ, ये 3 डिग्री होगा, CH का जो होगा वो 3 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री होगा। हमने डिग्री और टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन में कराया हुआ है, आप वहां पे रिवाइज कर सकते हो देखकर। तो हैलोजिनेशन का जो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट जो बनेगा उसका परसेंटेज आपको रिएक्टिविटी रेशियो ऑफ हैलोजन टुवर्ड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एज वेल एज ऑन प्रोबेबिलिटी रेशियो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या होता है रिएक्टिविटी रेशियो, क्या होता है प्रोबेबिलिटी रेशियो, ये हम लोग समझते हैं। देखिए एक टर्म है रिएक्टिविटी रेशियो। हर हैलोजिनेशन का, चाहे ब्रोमिनेशन हो या क्लोरिनेशन हो, उसका एक पार्टिकुलर रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे कि फॉर क्लोरिनेशन रिएक्टिविटी रेशियो टुवर्ड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन आर 1:3.8:5, और ये आपको दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको इसको याद करने का जरूरत है, ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, मतलब 1 डिग्री के टुवर्ड रिएक्टिविटी क्लोरिनेशन का 1 होगा, तो 3 डिग्री के टुवर्ड रिएक्टिविटी उसका 5 टाइम्स होगा। और दूसरा टर्म है प्रोबेबिलिटी रेशियो। ये जो है किसी भी टाइप ऑफ हाइड्रोजन का नंबर के बारे में बताता है। इट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव नंबर ऑफ एनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द अल्केन। जो अल्केन आप ले रहे हो उसमें किसी भी टाइप ऑफ हाइड्रोजन का नंबर के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के आपको देते हैं सवाल CH2 और CH3, गौर कीजिएगा प्रोबेबिलिटी रेशियो अगर हम बात करेंगे 1 डिग्री का, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। इन दोनों 1 डिग्री हाइड्रोजन का प्रोबेबिलिटी रेशियो हम 6 लेंगे और प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन हम लोग 2 लेंगे। तो सिंपल ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री में आप देख सकते हो 2 हाइड्रोजन है, 1 डिग्री में देख सकते हो आपके पास 6 हाइड्रोजन है। ओवरऑल परसेंटेज of a product is determined by selectivity ratio। selectivity ratio से ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं और selectivity ratio क्या होगा? selectivity ratio will be equal to probability ratio into reactivity ratio। ठीक है, इसी से आपको परसेंटेज ऑफ एनी पार्टिकुलर प्रोडक्ट निकलेगा। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये बहुत अच्छा सवाल है ऑर्गेनिक का, जिसमें कि आपको क्लोरिनेटेड ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट का
आपको परसेंटेज पूछा जा सकता है। और ये बड़ा सवाल पैसेज टाइप का सवाल बनता है, जिसमें पहला सवाल तो ये बन सकता है कि कितना तरह का प्रोडक्ट बनेगा ये निकालिए, और जो भी तरह का प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपको परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट कितना होगा ये निकालिए। देखिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, और जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि अप्रोच क्या है, कैसे आपको इस तरह के प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, बनाना है। इन रिएक्शन हमने आपको एक रिएक्शन कराया CH3CH, CH3 CH2 CH3, और इसका कराया मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन कराया है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 प्रोडक्ट बन रहा है। 4 प्रोडक्ट्स बन रहा है। इन सभी प्रोडक्ट्स में, इन सभी चारों प्रोडक्ट्स में अगर आपको ये निकालने के लिए कहा जाए 4 प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4, 1, 1, 2, 3 एंड 4। टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4, इसमें 4 मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट बनेगा। दिया हुआ है रिएक्टिविटी रेशियो ऑफ क्लोरीनेशन toward 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen are 1:3.8:5. Then find the percentage composition of the product. जो भी प्रोडक्ट्स बन रहा है उसका परसेंटेज कंपोजिशन बताइए। तो हम इधर लिख रहे हैं प्रोडक्ट्स, बारी बारी से हमको प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं। 4 प्रोडक्ट बन रहा है, और इस तरह से टेबुलेट करके हम बनाते हैं प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3 एंड प्रोडक्ट नंबर 4। हम इधर लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी रेशियो। आप देख सकते हो, मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत होगा। 1 जो है वो कितना हाइड्रोजन रख रहा है, 6। 2 जो है कितना हाइड्रोजन रख रहा है, 3। 3 जो है कितना हाइड्रोजन रख रहा है, 2। और 4 जो है कितना हाइड्रोजन रख रहा है, 1। एंड देन रिएक्टिविटी रेशियो इधर लिस्ट करते हैं। एक चीज गौर कीजिएगा कि ये 1 और 2 जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन कॉरस्पॉन्डिंग है। CH3 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 ये 1 डिग्री हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग है, और 1 डिग्री हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग होने के कारण जो आपका इसमें रिएक्टिविटी रेशियो होगा 1 और 1 होगा। जबकि यहां और यहां रिएक्टिविटी रेशियो जो होगा ये 2 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है। CH2 है जो 2 डिग्री है, इसलिए यहां पे 3.8 होगा, और ये 4 जो है वो 3 डिग्री है, और इसलिए यहां पर 5 होगा। अब हम लिख रहे हैं सेलेक्टिविटी रेशियो, जो कुछ नहीं बल्कि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो आप लिख सकते हो 6 into 1 that will be equal to 6, 3 into 1 that will be equal to 3, 2 into 3.8 that will be equal to 7.6, and 1 into 5 that will be equal to 5. ओवरऑल अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 0.6 और 21। देख लो आप करके, 9, 7 और 5, 21। अब इससे आप आसानी से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। परसेंटेज कंपोजिशन जो होगा अब आप इसी से निकालोगे। आपको टोटल 21.6 आ रहा है, इसमें 6 ये है, इतना इंटू 100। आपको टोटल 21.6 है, उसमें 3 इतना है, तो इतना इंटू 100। 7.6 डिवाइड बाई 21.6 इंटू 100, और 5 बाई 21.6 इंटू 100। So this is the percentage composition of product which you can obtain from halogenation, monochlorination of this compound. तो इसी तरह से आपको इस तरह के सवाल को अप्रोच करना होता है।
सबसे पहला काम होगा आपको टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करना। टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करने के बाद जब आपको ये दिख जाए कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तब उसके बाद सबका प्रोबेबिलिटी रेशियो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ईच टाइप बताता है, रिएक्टिविटी रेशियो जो रिएक्टिविटी ऑफ ए पार्टिकुलर हैलोजिनेशन रिएक्शन टुवर्ड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलोजिनेशन बताता है, और इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से सिलेक्टिविटी रेशियो आता है, जिससे कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकलता है। हम एक और सवाल दे रहे हैं, बिल्कुल सेम सवाल, बस क्वेश्चन में अंतर कर रहे हैं और ये समय अंतर आएगा। ठीक है, ये सारा डेटा में अंतर आएगा, बाकी करना बिल्कुल एक ही चीज है। फिर वही नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी रेशियो, सिलेक्टिविटी रेशियो, परसेंटेज कंपोजिशन, इसी तरह से आएगा। मान लिया हमने आपको एक ये करवाया, मोनोक्लेशन कराया, और आपको बोला जा रहा है कि बताइए टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। पहले तो ये देखिए, गौर कीजिएगा, इसको हम 1 टाइप कहेंगे, इसको हम सेकेंड टाइप कहेंगे, इसको हम थर्ड टाइप कहेंगे। ये श्योर है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो डिग्री अगर अलग होता है तो टाइप अलग होना ही है, और डिग्री सेम होगा तब भी टाइप अलग हो सकता है, लेकिन डिग्री अगर अलग है तो टाइप तो अलग होगा ही। ये सभी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर। अब उसके बाद गौर कीजिएगा, इसके रिस्पेक्ट में जैसा ये पोजीशन है वैसा ये पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में जैसा ये पोजीशन है वैसा ये पोजीशन है, और ये पोजीशन आइडेंटिकल है, मतलब 6 प्रोडक्ट बनेगा। इस कंपाउंड में आप देखोगे 6 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है, और 6 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होने के कारण आपको मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट जो बनेगा वो 6 बनेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 का अगर प्रोबेबिलिटी रेशियो की बात करें तो 3 है, 2 का प्रोबेबिलिटी रेशियो की बात करें 2 है, 3 के प्रोबेबिलिटी रेशियो की बात करें तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो 1 है, 4 के प्रोबेबिलिटी रेशियो की बात करें 2 हाइड्रोजन 4 है, 5 के प्रोबेबिलिटी रेशियो की बात करें तो 4 है, और 6 के प्रोबेबिलिटी रेशियो की बात करें तो 2 है। रिएक्टिविटी रेशियो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, दिख रहा है 1 3.8 5। ये दो जो है वो क्या है 2 डिग्री है, 3.8, ये भी जो है 3.8 और ये भी जो है 2 डिग्री है 3.8। गौर कीजिएगा 4 5 6 सभी का सभी क्या है 2 डिग्री है। अब अगर हम इसकी बात करें 3 into 1 that will be equal to 3, 2 into 3.8 that will be equal to 7.6, 1 into 5 that will be equal to 5, 4 into 3.8 and that will be equal to 15.2, sorry इसके सामने लिखना चाहिए मुझे, 4 into 3.8 that will be equal to 15.2, 4 into 3.8 that will be equal to 15.2, और 2 into 3.8 that will be equal to 7.6। तो अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास है 8 और 15.2 15.2 15.2 3 टाइम्स तो 45.6 and that will be equal to 6 3 and 5। टोटल समेशन आपको आ जाएगा 53.6। तो आप ये देख सकते हो कि आपको टोटल समेशन जो है 53.6 आ रहा है। तो परसेंटेज कंपोजिशन 53.6 में ये 3 है, इसका कंपोजिशन होगा 3 डिवाइड बाई 53.6 इंटू 100, इसका कंपोजिशन होगा 7.6 डिवाइड बाई 53.6 इंटू 100, इसका होगा 5 बाई 53.6 इंटू 100, 15.2 डिवाइड बाई 53.6 इंटू 100, और इसी तरह से रिपीट होगा इंटू 100 और 7.6 डिवाइड बाई 53.6 इंटू 100। तो इस तरह से आपका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच प्रोडक्ट निकल गया। जब आप टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड कर लेते हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हो, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी रेशियो नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख करके, रिएक्टिविटी रेशियो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिएक्टिविटी रेशियो दिया हुआ है उसको देख करके,
और सेलेक्टिविटी रेशियो, प्रोबेबिलिटी रेशियो, रिएक्टिविटी रेशियो का प्रोडक्ट को देखते हुए आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अल्केन्स में सबसे बेहतर सवाल यही हो सकता है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, अगली क्लास से हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन लाइक कंबशन, पायरोलिसिस एंड देन हाइड्रोफॉर्मिंग रिएक्शन ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और कुछ प्रॉब्लम करेंगे अल्केन्स के बेस।